नमस्कार दोस्तों, मैं संजय अपने YouTube चैनल संजय एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, CDP प्रैक्टिस का यह लगभग 12वां चैप्टर है जो कि आपको UPTET, CTET, KBS, DSSB, रीट, सुपर टेट एंड ऑल ओवर इंडिया होने वाले समस्त टीचिंग एग्जाम में आपके लिए हेल्पफुल रहेगा। दोस्तों, आइए आगे चलते हैं। आगे चलने से पहले दोस्तों, मेरे YouTube चैनल संजय एकेडमी को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। दोस्तों, आइए आज का पहला प्रश्न दोस्तों, आज का पहला प्रश्न है दोस्तों, कथन। मानव अपने पूरे जीवन काल के दौरान गत्यात्मक और संज्ञानात्मक क्षेत्रों में नई चीज़ें सीखने और स्मरण रखने के योग्य है नहीं। दोस्तों, ये तो बिल्कुल गलत हो जाता है। दोस्तों, तर्क देखते हैं, इसका तर्क क्या है। एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है। सही विकल्प चुनिए। दोस्तों, सही विकल्प क्या है? दोस्तों, एक गंभीर रूप से पीड़ित बचपन के परिणामों को बाद के वर्षों में आसानी से बदला जा सकता है, ये भी कथन बिल्कुल गलत है। दोस्तों, इसके लिए भी बाद के वर्षों में आसानी से बिल्कुल नहीं बदला जा सकता। दोस्तों, इसीलिए हमारा ए भी गलत हो गया और तर्क आर भी गलत हो गया। देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर कौन सा सही है। ए और आर दोनों सही हैं और आर सही व्याख्या करता है ए की। बिल्कुल गलत दोस्तों, क्योंकि हमारे ए और आर दोनों ही गलत हैं। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों। ए और आर दोनों सही हैं, लेकिन आर सही व्याख्या नहीं करता ए की। नहीं दोस्तों, ये भी बिल्कुल गलत हो गया। सी देखते हैं दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी क्या है। ऑप्शन नंबर सी है दोस्तों, ए सही है लेकिन आर गलत है, ए भी गलत है दोस्तों, तो ऑप्शन नंबर सी भी गलत हो जाएगा। आइए, एक ही प्रश्न बचा, ए और आर दोनों गलत, यही सही है दोस्तों, यही सही है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। प्रश्न नंबर एक का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ए और आर दोनों गलत हैं। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर दो। प्रश्न नंबर दो क्या है देखते हैं। बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, ये तो बच्चे का विकास एक सीधा पथ नहीं है। यह आगे बढ़ता है, यहाँ तक बिल्कुल सही। फिर पीछे मुड़ता है, यहाँ तक भी बिल्कुल सही है दोस्तों। फिर आगे बढ़ता है, ये बात भी बिल्कुल सही है दोस्तों। उपरोक्त वाक्य किस विकास के किस सिद्धांत को दर्शाता है? किस सिद्धांत को दर्शाता है दोस्तों? आइए प्रश्न के ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। एक रूपता का सिद्धांत, चक्रीय बढ़ोतरी, एक दिशाई विकास, विकास की सततहीनता। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? विकास की सततहीनता, ऐसा कोई है नहीं दोस्तों इसमें। एक दिशाई यानी एक दिशीय, ये भी नहीं है दोस्तों। एक रूपता सिद्धांत, ये भी नहीं दोस्तों। सही उत्तर हो जाएगा इसका चक्रीय बढ़ोतरी। क्या हो जाएगा दोस्तों? बच्चे का विकास आगे पीछे होता है दोस्तों, इस तरह से होता है। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी। तो क्या है दोस्तों? इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चक्रीय बढ़ोतरी। आइए अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3। बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण
पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। प्रश्न थोड़ा बड़ा है दोस्तों, प्रश्न दोबारा पढ़ते हैं। प्रश्न है, बहुत से अभिभावकों ने लोकप्रिय कार्टून शो शिनचैन पर प्रतिबंध लगाने की मांग रखी क्योंकि उनके बच्चे इस शो के मुख्य पात्र के अनुशासनहीन व्यवहार की नकल करने लगे थे। यह बच्चों के सामाजिकरण पर डैश के प्रभाव को दर्शाता है। किसे दर्शाता है दोस्तों? ऑप्शन देखते हैं। मीडिया, सहपाठियों, पास पड़ोस, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका सही उत्तर दोस्तों होगा ऑप्शन नंबर डी। गलत है, सोशल नेटवर्किंग प्लेटफार्म नहीं है। पास पड़ोस, अगेन नेबरहुड भी दोस्तों बिल्कुल गलत आंसर है इसका। और पियर्स, सहपाठियों, ये भी नहीं दोस्तों। मीडिया, एक ही ऑप्शन सही बचता है दोस्तों। इसका सही आंसर है मीडिया, ऑप्शन नंबर ए। तो प्रश्न नंबर 3 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मीडिया। आइए अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 4। प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? प्रश्न है दोस्तों, प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही है? विकल्प देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 4 का सही विकल्प है, इसमें भाषण विधि और छात्रों की योग्यता अंकों के आधार पर समूह बनाना शामिल है। सही विकल्प तो दोस्तों ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये तो बिल्कुल गलत है। समूह नहीं बनाना है दोस्तों अंकों के आधार पर। बी देखते हैं क्या है। इसमें व्यक्तिक शिक्षण वर्षांत, इनकी वर्ष के अंत, वर्षांत का मतलब है दोस्तों परीक्षा और अंक आधार पर छात्रों को रैंक देना शामिल है। रैंक भी नहीं देना, ये भी बिल्कुल गलत हो गया दोस्तों, क्योंकि प्रगतिशील शिक्षण के विषय में कौन सा विकल्प सही सही पूछा, ये तो गलत है दोस्तों। आइए ऑप्शन सी देखते हैं। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आंकन शामिल है। बिल्कुल सही दोस्तों। आइए तब भी अगला ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन नंबर डी देखते हैं। इसमें अभिक्रमित अनुदेशन और प्रोत्साहन के लिए उपयोग दंड और पुरस्कार को सम्मिलित करते हैं। नहीं दोस्तों, दंड को तो हम सम्मिलित नहीं करते, क्योंकि राइट टू एजुकेशन के अनुसार शारीरिक दंड बैन है दोस्तों। तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें प्रयोगात्मक शिक्षण तथा विविध विधियों से मूल्यांकन आकलन शामिल है। सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 5। प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 क्या है दोस्तों? प्रश्न नंबर 5 है, ये टाइपिंग मिस्टेक है दोस्तों, जीन पियाजे, जीन पहले आएगा, पियाजे बाद में आएगा दोस्तों। जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? प्रश्न दोस्तों, जीन पियाजे ने विकासात्मक अवस्थाओं को किस क्रम में प्रतिपादित किया है? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बी है दोस्तों, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। सी देखते हैं दोस्तों क्या है, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो दोस्तों सी तो बिल्कुल गलत हो जाएगा। डी देखते हैं दोस्तों, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था,
संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। डी भी बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 5 का। तो प्रश्न नंबर 5 का सही आंसर हो जाएगा दोस्तों बी। देखते हैं, संवेदीगामक अवस्था, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। बी बिल्कुल सही है दोस्तों। तब भी ए और देख लेते हैं, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, संवेदीगामक अवस्था, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल ये गलत है, ये गलत है। तो प्रश्न नंबर 5 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6, जीन पियाजे के अनुसार निम्नलिखित में से किस प्रश्न को केवल औपचारिक संक्रियात्मक स्तर के ही बच्चे हल कर पाएंगे? क्या है दोस्तों कि बच्चे हल कर पाएंगे? ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। रौनक ने कुछ चॉकलेट खाई, उसकी बहन ने उससे 2 गुना चॉकलेट खाई, कुल मिलाकर दोनों ने 9 चॉकलेट खाई, प्रत्येक ने कुल कितनी चॉकलेट खाई? ए बी देखते हैं दोस्तों, बी क्या है। यदि एक तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है, ए तुलनात्मक रूप से बी से बड़ा है और बी सी से बड़ा है, तो ए और सी का संबंध क्या है? यही सही लग रहा है दोस्तों, क्योंकि इन्होंने पूछा है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था के ही बच्चे हल कर पाएंगे। तो बी बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों, ए तो हमारा गलत हो गया। तब भी सी देखते हैं, सी क्या है। सी है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम हैं? ये भी गलत है दोस्तों, साधारण हो गया उत्तर। और बी 78 प्लस 89 को जोड़ना, ये भी कोई विशेष उत्तर नहीं हुआ दोस्तों। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 6 का ऑप्शन नंबर बी सही उत्तर हो जाएगा। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? लेव वाइगोत्स्की के अनुसार निम्न में से कौन सा कारक अधिगम को प्रभावित करते हैं? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों, सामाजिक अंतःक्रिया, सांस्कृतिक उपकरण, भाषा, नकारात्मक पुनर्बलन। ये गलत हो जाएगा दोस्तों, नकारात्मक पुनर्बलन ये बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? सामाजिक अंतःक्रिया बिल्कुल सही है दोस्तों। सांस्कृतिक उपकरण बिल्कुल सही है दोस्तों। भाषा ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि लेव वाइगोत्स्की जी तीनों को ही वरीयता देते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा 1, 2 एंड 3। 1, 2, 3 देखते हैं दोस्तों किस में है, ए में नहीं, बी में नहीं, 1, 2, 3 ऑप्शन नंबर सी सही है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 7 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, पुनः लेव वाइगोत्स्की से है। प्रश्न नंबर 8। प्रश्न नंबर 8 दोस्तों, प्रश्न नंबर 8 है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? प्रश्न थोड़ा बड़ा है दोस्तों, दोबारा पढ़ लेते हैं। प्रश्न है, लेव वाइगोत्स्की के अनुसार जब कोई अध्यापक छात्र के वर्तमान प्रदर्शन स्तर के अनुसार उसे दिए जाने वाली सहायता में समायोजन करता है, तो यह स्थिति क्या कहलाती है? क्या कहलाती है दोस्तों? पुनर्बलन, अनुबंधन, आदर्शीकरण, पाड़। सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का? प्रश्न नंबर
8 का सही उत्तर पुनर्बलन नहीं दोस्तों, अनुबंधन ये भी नहीं दोस्तों, आदर्शीकरण ये भी नहीं। सिंपल आंसर है दोस्तों इसका पार्ट स्कैप फोल्डिंग। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 8 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा पाड़। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न लॉरेंस कोहलबर्ग से है, प्रश्न नंबर 9। प्रश्न नंबर 9 क्या है दोस्तों, देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 है लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को क्या कहा जाता है? दोबारा देखते हैं प्रश्न दोस्तों। लॉरेंस कोहलबर्ग के अनुसार बच्चों के नैतिक विकास के तीसरे स्तर पर आरंभिक संबंधों को बनाए हुए होता है। स्वर्णिम नियम वाले स्तर को क्या कहा गया है? जहां बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखना और उनकी सहायता करना चाहता है। सही लग रहा है दोस्तों, क्या लग रहा है दोस्तों? सही लग रहा है दोस्तों। तब भी आगे देखते हैं। बच्चा समझता है कि सामाजिक व्यवस्था अपने कर्तव्य पालन पर आश्रित है, उसे बनाए रखता है। तो प्रश्न नंबर 9 का भी तो दोस्तों गलत है। आइए सी देखते हैं, सही क्या है। सही कार्यों की कसौटी के नियम, मान्यताएं, आवश्यकताएं और अधिकार हैं जिन्हें सर्वसम्मति से समाज स्वीकारता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत है। प्रश्न नंबर 9 का ये भी नहीं होगा दोस्तों। डी देखते हैं। बच्चा न सिर्फ सामाजिक नियम मान्यताओं का ध्यान रखता है बल्कि स्वयं उन सार्वभौमिक नियमों का पालन करता है। ये भी गलत दोस्तों। तो इसका एक ही उत्तर बचा, ऑप्शन नंबर ए दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए प्रश्न नंबर 9 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। बच्चा दूसरों को प्रसन्न रखने और उनकी सहायता करना चाहता है। सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 9 का ऑप्शन नंबर ए। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 10। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? प्रश्न है दोस्तों। हार्वर्ड गार्डनर ने बुद्धि के बारे में निम्नलिखित में से क्या प्रस्तावित किया? क्या प्रस्तावित किया दोस्तों? आइए ऑप्शन देखते हैं। ए ऑप्शन नंबर ए, बुद्धि एक उपयोगी लक्ष्य निर्भर करती है। नहीं दोस्तों, बहु उपयोगी लक्ष्य निर्भर करती है बुद्धि। तो ये तो गलत हो जाएगा हमारा। अच्छा, बी देखते हैं दोस्तों। बुद्धि 7 बुद्धियों का अनुक्रम नियोग है। अनुक्रम नियोग है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो जाता है हमारा, ये भी गलत हो जाता है। सी देखते हैं दोस्तों। वर्गीय क्षमता है जिसे जी से अंकित किया जाता है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत। तो एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी बचा दोस्तों प्रश्न नंबर 10 का ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। प्रश्न नंबर डी सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों। प्रश्न नंबर 10 का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। बुद्धि के अंतर्गत कई अलग अलग मानवीय क्षमताएं आती हैं। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 है दोस्तों। थोड़ा छोटा कर लेते हैं इसे। प्रश्न नंबर 11। बहुत से टेलीविज़न विज्ञापनों में पुरुष महिलाओं के उनके रूढ़िवादी भूमिकाओं में दर्शाते हैं। एक अध्यापिका को अपनी कक्षा में इस विषय पर किस प्रकार चर्चा करनी चाहिए? सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? देखते हैं इसका सही उत्तर क्या होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं। वह
उन्हें उन विज्ञापनों में दिए गए वक्तव्यों को उनके ज्यों के त्यों स्वरूप यानी कि फेस वैल्यू पर स्वीकार करने को प्रोत्साहित करें। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत हो जाएगा ये तो। प्रश्न नंबर 11 का ये तो बिल्कुल गलत हो जाएगा दोस्तों। आइए बी देखते हैं क्या है। वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। बिल्कुल सही लग रहा है दोस्तों। तब भी सी देखते हैं, शायद इससे और अच्छा आंसर मिल जाए हमें। सी है दोस्तों, उन्हें विज्ञापन में दिए गए तथ्यों के आधार पर निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करें। नहीं दोस्तों, अगेन फिर गलत हो गया। डी देखते हैं दोस्तों क्या है। वह छात्रों को विज्ञापन में दिए गए पुरुष महिला व्यवहार को अनुकरण के लिए प्रोत्साहित करें। नहीं दोस्तों, ये बिल्कुल गलत हो गया। तो प्रश्न नंबर 11 का सही उत्तर है ऑप्शन नंबर बी दोस्तों। क्या है? वह उन्हें इन विशेषज्ञों को आलोचनात्मक दृष्टि से विश्लेषण कर किसी तार्किक निर्णय पर पहुंचने के लिए प्रोत्साहित करे। आइए अगला प्रश्न दोस्तों। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 क्या है देखते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों। जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? किसने कहा है दोस्तों? क्या है दोस्तों? प्रश्न दोबारा देखते हैं। प्रश्न है जहाँ तक भाषा विकास का संबंध है, किसने यह कहा कि विचार पहले आते हैं फिर भाषा? जीन पियाजे ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर बी है लेव वाइगोत्स्की, ऑप्शन नंबर सी है बीएफ स्किनर, ऑप्शन नंबर डी है जेरोम ब्रूनर। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 12 का? प्रश्न नंबर जेरोम ब्रूनर बिल्कुल नहीं दोस्तों, बीएफ स्किनर ये भी नहीं, लेव वाइगोत्स्की ये तो साथ साथ बताते हैं दोस्तों, तो ये भी उत्तर नहीं हुआ। विचार पहले आते हैं फिर भाषा, ये एक ही महान वैज्ञानिक हैं जो कहते हैं, वो हैं जीन पियाजे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों, इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन नंबर ए जीन पियाजे दोस्तों, सही उत्तर हो जाएगा जीन पियाजे। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है दोस्तों प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 है दोस्तों। प्रश्न नंबर 13 है प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 देखते हैं दोस्तों क्या है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? यानी प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 यानी कि एनईपी में प्रस्तावित कथनों में से निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इस नहीं पर विशेष ध्यान देना है दोस्तों हमारे लिए, किस पे? नहीं पे। तो देखते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर ए देखते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 मूल्यांकन के लिए विभिन्न प्रकार की विधियों और संयोजनाओं जैसे विधियां और योजनाएं जैसे कि समूह कार्य और भूमिका निर्वहन का प्रस्ताव रखती है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है दोस्तों, हमें नहीं देखना है। ऑप्शन नंबर बी देखते हैं दोस्तों। एनईपी 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है। यही बिल्कुल गलत है दोस्तों। रचनात्मक से योगात्मक नहीं दोस्तों, योगात्मक से रचनात्मक है दोस्तों। तो बी ही सही लग रहा है दोस्तों 13 का। क्या लग रहा है दोस्तों 13 का? बी सही लग रहा है, लेकिन फिर भी सी और डी देखते हैं, शायद इससे अच्छा हो कोई ऑप्शन हमारे पास गलत। ऑप्शन नंबर सी है एनईपी 2020 प्रस्तावित करती है कि शिक्षक द्वारा किए गए
आकलन से अलग आकलन के अन्य मार्गों जैसे कि स्व आकलन तथा समूह आकलन को भी प्रोत्साहित करना चाहिए। बिल्कुल सही दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों, इसीलिए गलत हो गया दोस्तों। डी देखते हैं। NEP 2020 प्रस्ताव रखती है कि छात्रों के उन्नति पत्र में उनके संज्ञानात्मक भावात्मक आयामों की प्रगति सम्मिलित होनी चाहिए। बिल्कुल सही, इसीलिए गलत। तो एक ही ऑप्शन गलत है दोस्तों, वो है ऑप्शन नंबर बी। NEP 2020 रचनात्मक मूल्यांकन से योगात्मक मूल्यांकन की ओर परिवर्तन का प्रस्ताव रखती है, यही गलत है दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 13 का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या है देखते हैं। प्रश्न नंबर 14 है, क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए दोस्तों। प्रश्न दोबारा देखते हैं। क्या किसी कक्षा में धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थी मेधावी और औसत जैसी शब्दावली विद्यार्थियों का उल्लेख करने के लिए प्रयोग में लानी चाहिए? आइए ऑप्शन देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर ए, जी हाँ, यह विद्यार्थियों को अपने निष्पादन के स्तर को समझने में मदद करते हैं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल नहीं, ये तो गलत है दोस्तों। तो 14 का ये तो गलत हो जाएगा। बी देखते हैं दोस्तों क्या है। जी नहीं, ये शब्दावलियाँ विद्यार्थियों की योग्यता के आधार पर उनका नामीकरण करती हैं और समावेशी नहीं है। बिल्कुल सही है दोस्तों, इसीलिए गलत है। बी सही है उत्तर दोस्तों। प्रश्न नंबर 14 का क्या है दोस्तों? बी सही है, लेकिन तब भी सी और डी देखते हैं, शायद इससे बेहतर ऑप्शन हो। सी है, जी हाँ, ये शब्दावलियाँ अध्यापक को विद्यार्थियों का वर्गीकरण करने में मदद करती हैं। नहीं दोस्तों, बिल्कुल गलत। जी नहीं, ये वर्गीकरण पर्याप्त नहीं है। हमें विद्यार्थियों के बारे में समझ बनाने के लिए इससे भी अधिक शब्दावली की ज़रूरत है। नहीं दोस्तों, ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन नंबर बी ही बिल्कुल सही आंसर है 14 का सही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। आइए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दोस्तों प्रश्न नंबर 15। प्रश्न नंबर 15 क्या है दोस्तों देखते हैं। एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? प्रश्न दोबारा देखते हैं दोस्तों क्या है। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों। एक अध्यापिका को अपने कक्ष में किन विभिन्नताओं को सम्मान देना चाहिए और सम्मिलित करना चाहिए? ऑप्शन देखते हैं दोस्तों। क्षेत्रीय ए, बी है सामाजिक सांस्कृतिक, ऑप्शन नंबर सी है आर्थिक, ऑप्शन नंबर डी है भाषाई। तो दोस्तों क्षेत्रीय भी बिल्कुल सही है दोस्तों, बी सामाजिक सांस्कृतिक भी बिल्कुल सही है, सी आर्थिक भी बिल्कुल सही है और डी भाषाई बिल्कुल सही है दोस्तों। ये इस वर्ष आया हुआ CTET में प्रश्न है और इसमें टाइपिंग बोर्ड ने कोई मिस्टेक की है, इसीलिए इसमें सभी को नंबर मिला है दोस्तों। क्या मिला है? सभी को नंबर मिला है, क्योंकि इसके सभी ऑप्शन सही हैं। तो जिसने भी जो ऑप्शन लगाया है वही मान लिया गया है दोस्तों। तो इसके सभी ऑप्शन सही हैं, क्योंकि इनके लिए देना था डी में उपरोक्त सभी, तो ये है नहीं दोस्तों, इसीलिए CTET ने इसमें सभी को फ्री का नंबर दिया है।
तो इसका सही आंसर A, B, C एंड D हो जाएगा दोस्तों। तो 15 का सही आंसर ये सभी हैं दोस्तों। आइए आगे चलते हैं। बस दोस्तों, आज के ये सिर्फ 15 प्रश्न थे। इन 15 प्रश्नों का संकलन आपके लिए कैसा लगा, अपने विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें दोस्तों। और ये जो CDP प्रैक्टिस की जो श्रृंखला है दोस्तों, ये आपके लिए ऑल ओवर इंडिया होने वाले टीचिंग एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी दोस्तों। आइए इसी के साथ अंत में आपसे कहेंगे कि हमारे YouTube चैनल संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड लाइक करें दोस्तों। संजय एकेडमी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। इसी के साथ सभी दोस्तों को नमस्कार, थैंक यू।